आइए बच्चों, आपका स्वागत है आज की हिंदी की तासिका में। मैं हूं नीलोफर डांगे PIS सतारा से और आज हम जानेंगे कारक के बारे में। ये वाक्य पढ़ते हैं। राम रावण मारा, छात्र कक्षा चले गए, फूल तितली बैठी है। भाई मुझे तो ये वाक्य कुछ बेढंगे से लग रहे हैं, अटपटे से लग रहे हैं। सभी शब्द तो सार्थक है लेकिन अर्थ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो क्यों ना हम इन वाक्यों का रूप बदल कर देखते हैं। राम ने रावण को मारा, छात्र कक्षा से चले गए, फूल पर तितली बैठी है। अब मुझे इन सभी वाक्यों के अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए, क्योंकि इन वाक्यों में ने, को, से, पर आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यही तो है कारक, जिनके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों कारक जो है इनका संबंध सीधा क्रिया से होता है और संस्कृत व्याकरण से इन्हें हिंदी में यथावत मतलब जैसे कि वैसे लिया गया है। और यदि हम इन्हें व्यावहारिक रूप अगर हम इनका देखते हैं तो हम कहेंगे कि जो काम करने वाला होता है वह होता है कारक। तो चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। या हम आसान भाषा में यह कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध दर्शाने वाले जो भी शब्द हैं वे कारक कहलाते हैं। तो अब हम जानेंगे कारक के भेदों के बारे में। हिंदी में कारक के कुल मिलाकर 8 भेद कहे जाते हैं। वे इस तरह से हैं। पहला जो भेद आता है वह है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और 8वां है संबोधन कारक। यानी कि ये 8 भेद कारक के जाने जाते हैं। अब ये जितने भी भेद हैं हर एक भेद की अपनी अपनी विभक्ति होती है या जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं। तो आइए अब हम हर एक भेद का विस्तार से अध्ययन करते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, यानी कि शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का हमें बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे, जिसका पहचान का चिन्ह है नहीं। आइए कुछ वाक्य देख लेते हैं। रमा ने खाना खाया, सुधा ने किताब पढ़ी। यहाँ पर पहले वाक्य में देखिए खाना खाने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है, तो रमा है। यानी कि यहाँ पर रमा जो है वह करता है। सुधा कौन सा कार्य कर रही है, किताब पढ़ने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर सुधा जो है यह करता है और इसका कारक चिन्ह है ने। तो जिन वाक्य में ने यह विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह कर्ता कारक होगा। कर्म कारक देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जिस भी वस्तु पर या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहेंगे और जिसका पहचान का चिन्ह है को। वाक्य देख लेते हैं। दादी माँ पोती को कहानी सुनाती है। दादी माँ किसे कहानी सुनाती है, तो पोती को। तो यहाँ पर दादी माँ जो है यह करता है और दादी माँ कार्य क्या कर रही है, तो पोती को कहानी सुनाने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर सुनाती है यह क्रिया का जो प्रभाव है यह पड़ रहा है पोती पर। तो पोती जो है वह कर्म है और जिसकी विभक्ति है को। तो दूसरे वाक्य में भी देखिए माँ राज को बुलाती है। तो माँ किसे बुलाती है, राज को बुलाती है। माँ यह करता है और कर्म रहेगा राज और विभक्ति है को। यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राज पर। तो जिन भी वाक्यों में को यह विभक्ति या परसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है वह होगा कर्म कारक का वाक्य। आगे बढ़ते हैं करण कारक की ओर। करण कारक वह साधन है जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाता है। करण कारक की पहचान है से या के द्वारा। वाक्य इस तरह से है। राहुल कलम से लिखता है, बच्चा गेंद से खेलता है। तो पहले वाक्य में देखिए राहुल
किसके जरिए लिख रहा है? तो कलम के जरिए। तो यहाँ पर लिखने का साधन या माध्यम क्या हुई? तो कलम हुई। बच्चा किसके जरिए खेलता है? तो गेंद के जरिए खेलता है। तो यहाँ पर साधन क्या हुई? तो गेंद हुई। तो यहाँ पर करण कारक में हम ये जान सकते हैं कि जहाँ पर कोई साधन या कोई जरिया होता है तो वह करण कारक का वाक्य होगा, और जिसमें विभक्ति चिन्ह प्रयोग होता है से। आगे बढ़ते हैं संप्रदान कारक की ओर। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का पहचान चिन्ह जो है वह होता है को और के। पहला वाक्य देखते हैं, पिताजी ने राकेश को उपहार दिया। पिताजी ने किसे उपहार दिया? तो राकेश को। जैसे कि मैंने कहा है कि संप्रदान कारक जो होता है जिसमें देने का भाव होता है, संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कोई भी चीज प्रदान करना या देना। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्रिया रूप देखें इस वाक्य का तो दिया है, तो जिसमें दे, देना, दिया जैसे शब्द प्रयोग होते हैं। अब दूसरे वाक्यों में भी देखिए, माँ ने मेहमानों के लिए खाना बनाया। तो यहाँ पर के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि संप्रदान कारक का वाक्य है। तो बच्चों आपके मन में एक और प्रश्न आ सकता है कि जैसे कि कर्म कारक में भी को आता है और संप्रदान कारक में भी को आता है, तो हम कैसे पहचानें? तो बच्चों बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं एक वाक्य आपको बताती हूँ कि माँ रमा को बुलाती है, तो यह कर्म कारक का उदाहरण हुआ क्योंकि क्रिया के अंत में दिया या देने का भाव नहीं है। तो वैसे अगर हम ऐसा वाक्य कहें कि माँ रमा को उपहार देती है, तो वाक्य का अंत जो है, वाक्य का क्रिया रूप जो है दिया देना से आता है, तो यह संप्रदान कारक का वाक्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपादान कारक की ओर। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध होता है उसे हम अपादान कारक कहेंगे। अपादान कारक का पहचान चिन्ह जो है वो से है। उदाहरण इस तरह से है, पेड़ से पत्ता गिर गया, यानी कि पत्ता पहले उस पेड़ पर था और बाद में उस पेड़ से नीचे गिर गया, मतलब पेड़ से अलग हो गया। तो यहाँ पर अलग होने का भाव दर्शाया गया है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, स्टेशन से गाड़ी छूट गई, यानी कि गाड़ी पहले स्टेशन पर थी और बाद में वह छूट गई, मतलब स्टेशन से अलग हो गई। तो और एक प्रश्न यहाँ पर आपके मन में आ सकता है इस तरह से कि करण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी से है, तो हम किस कदर पहचानें? तो इसका भी बहुत आसान उपाय है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाती हूँ कि मैं साइकिल से बाजार गई और मैं साइकिल से गिर गई। पहले उदाहरण में देखिए कि मैं साइकिल से बाजार गई, यहाँ पर साइकिल जो है वह मेरे बाजार जाने का एक साधन है, माध्यम है, जरिया है, तो यह करण कारक का उदाहरण हो गया। और मैं साइकिल से नीचे गिर गई, इसका मतलब मैं साइकिल पर बैठी हुई थी, मैं गिर गई, तो मैं साइकिल से अलग हो गई, तो यह अपादान कारक का उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं संबंध कारक की ओर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं, जिसका पहचान क्या चिन्ह जो है इस तरह से है, का, की, के, रा, री, रे। वाक्य इस तरह से है, यह सुधा की किताब है। अब देखिए पहले वाक्य में सुधा और किताब के बीच संबंध दर्शाया गया है। अनीता के मामा जी गांव चले गए, यहाँ पर अनीता और मामा के बीच के जरिए संबंध दर्शाया गया है। तो जिन भी वाक्यों में ये जो परसर्ग है का, की, के और रा, री, रे का प्रयोग होता है, ये वाक्य संबंध कारक के अंतर्गत आएंगे। अधिकरण कारक क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है, जिसके पहचान के चिन्ह हैं में और पर। अधिकरण कारक जो होता है वो क्रिया का आधार या स्थान निर्धारित करते, मतलब बताने का प्रयास करते। इन वाक्यों के जरिए हमें ये समझ में आएगा। देखिए बंदर पेड़ पर बैठा है, तो बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ जो है वह उसका आधार है। डिब्बे में लड्डू है, यानी लड्डू, तो डिब्बे में लड्डू है। तो जैसे कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पर का अर्थ जो होता है यह होता है ऊपर और में का अर्थ होता है भीतर। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि यह अधिकरण कारक में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। कारक शब्द में और पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो भेद है हमारा और आखिरी भेद जाना जाएगा जो कि है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाए
उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की पहचान है हे, अरे, अजी। वाक्य देख लेते हैं। ओ लड़के शांत बैठो, अरे बच्चों पढ़ाई करो, हे राम इस मुसीबत से बचाओ। जैसे कि संबोधन कारक में किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। जैसे कि ओ लड़के, लड़के को शांत बैठने के लिए कहा गया है, लड़के के लिए ओ शब्द का प्रयोग किया गया है। अरे बच्चों, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए संबोधित किया गया है। जैसे कि हे राम, राम के लिए हे शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक बात है कि इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने कारक के जो 8 भेद है उनका विस्तार से अध्ययन किया है। तो बच्चों, मुझे पूरी तरह से यह उम्मीद है कि आपको यह जो कारक और कारक के भेद जो हमने आज सीखे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।